हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज आपको दिख रहा होगा कि मैं जीएसटी की रिवीजन करा रहा हूँ। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी, सर इनकम टैक्स आता है, आप प्लीज़ जीएसटी रिवाइज कराने शुरू कर दो। ऐसा नहीं है कि मैं इनकम टैक्स छोड़ दिया। इनकम टैक्स के और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अब हम अल्टरनेट डेज पे चलाएंगे। एक दिन इनकम टैक्स और एक दिन जीएसटी ऐसे करके रिवाइज कर लेंगे। 2 दिन का बीच में ब्रेक भी हो गया, हालत खड़ी हुई थी सारी की सारी। ठीक है, तो अब जरा समझिएगा, जीएसटी की जो रिवीजन करेंगे टॉपिक वाइज करेंगे, चैप्टर वाइज नहीं करेंगे। टॉपिक उठाएंगे कि हाँ ये टॉपिक करना है और ये टॉपिक करके ख़त्म हुआ। तो आज सबसे छोटा सा एक टॉपिक लिया मैंने, कॉम्पोजिशन लेवी। लेकिन टॉपिक छोटा है लेकिन चीज़ें बहुत सारी हैं इसमें भी करने की, समझने की। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन लेवी का ये टॉपिक आज ख़त्म करते हैं आधे पौने घंटे में। ठीक है, और इस हिसाब से हमारी जीएसटी की भी रिवीजन पैरेलली शुरू हो जाएगी। आइए शुरू करें। तो कॉम्पोजिशन लेवी में आपको नोट्स में से पढ़ाऊँ उससे पहले मैं आपको अपनी बातें क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद एक बार नोट्स में से गो थ्रू कर देंगे। मैं कोई इतना बड़ा टीचर नहीं कि मेरे पास बहुत सारे चार्ट्स या फिर पिक्चर्स के थ्रू मैं आपको समझा पाऊँ। मैं अपना देसी हिसाब से समझाऊंगा। आइए जरा ध्यान दीजिए प्लीज़। कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिशन स्कीम, कॉम्पोजिशन लेवी बोला हम लोगों ने। ठीक है, सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट कॉम्पोजिशन लेवी के बारे में बताता है। क्या कहता है? एक्चुअली कॉम्पोजिशन स्कीम जो ओरिजिनली जो आई वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर्स के लिए और मैन्युफैक्चरर्स के लिए आई थी। केवल एक सर्विस प्रोवाइडर इंक्लूड था, रेस्टोरेंट वाले। लेकिन अब इन्होंने मॉडिफाई करके उसे चेंज करके सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी कर दिया। तो अगर मैं कॉम्पोजिशन स्कीम की बात करूं तो सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2A, सॉरी। ठीक है, सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2A। सबसेक्शन 1 में किस किस के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम? पहली बात तो कॉम्पोजिशन स्कीम है क्या? बेटे कॉम्पोजिशन स्कीम क्या है कि आप नॉर्मल स्कीम में नहीं रहेंगे। यू विल नॉट बी इन नॉर्मल स्कीम। आपको एक स्पेशल बेनिफिट दिया जाएगा। सर कैसा स्पेशल बेनिफिट दोगे? बेटे नॉर्मल स्कीम में तो क्या है कि आप परचेजेस पे जीएसटी पे करके आते हो, उनका क्रेडिट ले लो। जब आप सेल करते हो तो जीएसटी चार्ज करोगे, क्रेडिट उस टाइम पे लोगे और रिटर्न वगैरह फाइल करोगे। जीएसटी 1 फाइल करनी, 3B फाइल करनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्रेडिट वगैरह मैच कराना है, ये कम। लेकिन एक जो छोटा ट्रेडर जो धीरे धीरे बड़ा बनना चाह रहा है, मतलब क्या सर? बेटे हमारे जीएसटी में 10 लाख की, 20 लाख की और 40 लाख की रजिस्ट्रेशन की लिमिट है। आपको पता है कुछ स्टेट्स में, 4 स्टेट्स में ही रह गई है 10 लाख की लिमिट, फिर 20 लाख की लिमिट है। और कुछ स्टेट्स में गुड्स के लिए 40 लाख की है, बाकी सर्विसेज के लिए 20 लाख की है। ठीक है, अब कोई बंदा 40 लाख से ऊपर का टर्नओवर कर रहा है तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ये तो हो गया कंपलसरी। लेकिन वो कहता है कि सर अभी भी मेरा इतना बड़े पैमाने पे काम नहीं किया कि मैं आपकी सारी चीज़ें मान लूँ, मतलब क्या मैं क्रेडिट लूँ, ये करूँ वो करूँ, तो मेरे बस की नहीं है। आप मेरे को कोई छोटा तरीका बताओ। तो हमने क्या कहा इस छोटे तरीके में, ये जो कॉम्पोजिशन लेवी बताई, इस कॉम्पोजिशन स्कीम में इसे क्या कहा कि भाई ऐसा है, जो तुम्हारा टर्नओवर होगा, टर्नओवर की बातें अभी डिटेल में समझनी है। टर्नओवर होगा उसके ऊपर एक परसेंटेज हम बता देंगे, वो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा ओन पॉकेट से। ओन पॉकेट से यू विल नॉट चार्ज एनी टैक्स फ्रॉम योर कस्टमर, यू विल पे दिस टैक्स फ्रॉम योर ओन पॉकेट। तो अपनी पॉकेट से ये टैक्स पे करना है, आप कस्टमर से चार्ज नहीं करेंगे। तो कॉम्पोजिशन लेवी में अगेन ये एक स्मॉल परसेंटेज होगी। मतलब क्या? जैसे अगर जीएसटी किसी प्रोडक्ट पे 18% लगता है, 28% लगता है, लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम में आ गए अगर आपको, तो हमने आपको 3 रेट दे रखे हैं, बस वही लगाएंगे आपको, उसके ज़्यादा नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या रेट दे रखे हैं? मैन्युफैक्चरर के लिए दे रखा है, रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज वाले के लिए दे रखा है, और ट्रेडर के लिए दे रखा है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर के लिए कितना दे रखा है? 1%, 0.5 सीजीएसटी और 0.5 एसजीएसटी, 0.5 ऑफ द टर्नओवर। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है 5%, 2.5 ऑफ द टर्नओवर। और यहाँ पे दे रखा है 5%, सॉरी 1% ऑफ द टैक्सेबल टर्नओवर। तो बेटे मैं आपको नोट्स वगैरह से नहीं, एकदम सिंपल अगर समझते जाओगे तो माइंड उसी तरीके से फ्रेम होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो बात ध्यान रखने की है, यहाँ पे उसने कहा है टैक्सेबल टर्नओवर। अभी समझ के चलते हैं, आपको ये स्कीम का बेनिफिट कब मिलेगा? आपको ये स्कीम का बेनिफिट कब मिलेगा? कहता है कि अगर ये देखो, ये आपका 21 22 है और ये है आपका 20। ठीक है, कहता है कि अगर
आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब मेरा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, क्योंकि जब मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहा हूँ, जीएसटी की बात कर रहा हूँ, तो फाइनेंशियल ईयर की बात होगी। यहाँ पे कोई असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर नहीं होता। तो यहाँ पे मेरा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 21-22। तो उससे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ, 2021। कहता है कि अगर इस साल में आपका टर्नओवर अप टू 75 लाख या फिर 75 लाख या 1.5 CR रहा, तो आप करंट ईयर में कौन सा आपका ये वाला जो करंट ईयर है, ये वाला जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, इस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर अप टू 75 लाख तक, टर्नओवर अप टू 75 लाख तक या 1.5 CR तक आप कॉम्पोजिशन स्कीम में रह सकते हैं। आप इस करंट फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं मैं, इस करंट फाइनेंशियल ईयर में आपको कम रेट से टैक्स देना होगा। अगर लास्ट ईयर में, देखो इस चीज को ज़रा ध्यान से समझना, लास्ट ईयर में अगर मेरा टर्नओवर 75 लाख या 1.5 CR से ज़्यादा नहीं गया, तो इस साल में मेरे को ये बेनिफिट मिलेगा, इस साल में ये मेरे को बेनिफिट मिलेगा। सर टर्नओवर का मतलब समझा दो। टर्नओवर का भी मतलब समझाता हूँ बेटे, पहले पूरी बातें समझो, ठीक है। तो आपको इस करंट फाइनेंशियल ईयर में, मतलब क्या, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, बहुत ध्यान से समझ लेना, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और मेरा लास्ट ईयर में टर्नओवर सिर्फ 50 लाख था, क्या इस साल मैं कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता हूँ? ले सकते हैं। कितने तक? 1.5 करोड़ तक ले सकते हैं। और जो भी आपका टर्नओवर रहेगा इस साल, उसके ऊपर आप केवल और केवल 1% टैक्स दीजिए और सारी बाधाओं से मुक्त हो जाइए, ठीक है जी, ओके। अब इसमें एक चीज़ जरूर समझने वाली है, जरा देखो मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ टॉप में, और ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे लिख के हाईलाइट कर देता हूँ। पहली बात, 9(3) एंड 9(4) से आप नहीं बच पाओगे। 9(3) और 9(4) क्या है? आरसीएम। आरसीएम क्या है कि कॉम्पोजिशन स्कीम वाला भी अगर कोई ऐसी सर्विसेज या गुड्स खरीदता है जिसपे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कॉम्पोजिशन डीलर को अगर जीएसटी पे करना है, तो उसको जीएसटी पे करना ही करना पड़ेगा, और उसके ऊपर फुल रेट से ही टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके अलावा क्या इसको रिटर्न नहीं भरनी पड़ेगी? नहीं बेटे, इसको क्वार्टरली बेसिस पे CMP 08 में टैक्स देना पड़ेगा, क्वार्टरली बेसिस पे। और इसकी ईयरली रिटर्न जाएगी GST 04, GSTR 04 करके इसकी एनुअल रिटर्न जाएगी एक। ये एनुअल रिटर्न की जो वैसे ड्यू डेट है वो ये है कि साल खत्म होने के बाद 30 अप्रैल तक। एक्सटेंड करते रहते हैं हम, एक्सटेंड वाली बात नहीं करेंगे, हम जो रूल्स में बात दे रखी है वो लेंगे, ठीक है ना। तो ये दो बातें आप इंपॉर्टेंट मैंने ऊपर ही हाईलाइट कर दी हैं, ये जरूर ध्यान रखना। 9(3), 9(4 फिर भी एप्लीकेबल होगा चाहे आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आ जाए, ठीक है जी। मैंने ये बता दिया आपको। अब सर कॉम्पोजिशन स्कीम में आ गए तो और क्या करना पड़ेगा बेटे? एक तो सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई, पहला पॉइंट कि आपको ओन पॉकेट से टैक्स देना होगा, ओन पॉकेट से टैक्स देना पड़ेगा। पहला, ओन पॉकेट से टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा, ठीक है, दूसरा, नो इंटरस्टेट सप्लाई। आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, इंटरस्टेट परचेज जरूर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, इंटरस्टेट सेल आप नहीं कर सकते। उसके बाद जो नो जीएसटी लेविएबल गुड्स हैं, ठीक है, नो जीएसटी लेविएबल गुड्स है, उनकी आप सप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये बेनिफिट आप अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या NRTP है तो भी आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होते हैं? छोटे में समझो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो होते हैं जिनका हरियाणा में रजिस्ट्रेशन है और वो 10 दिन के लिए दिल्ली जाके माल बेचना चाहते हैं, तो वो दिल्ली के लिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहलाएंगे और उनको ये बेनिफिट नहीं मिलता। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन से होते हैं? नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन वो होते हैं जो आउटसाइड इंडिया से कुछ दिनों के लिए इंडिया में काम करने के लिए आए हैं और उनको भी ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है जी। इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जब रजिस्ट्रेशन की बातें करूंगा तो CTP NRTP डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट बचा? और यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और बचा, कुछ नोटिफाइड गुड्स हैं, उनके लिए आपको ये स्कीम नहीं मिलेगी, नो कॉम्पोजिशन स्कीम, ठीक है। वो कैसी है? आइसक्रीम, एरेटेड वाटर और 2-3 चीजें हैं, अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो नोटिफाइड गुड्स पे नो कॉम्पोजिशन स्कीम।
अब जरा ऊपर से फिर दोबारा चलते हैं। मैंने कहा कॉम्पोजिशन स्कीम आपको क्या मिलेगी कि पहले कॉम्पोजिशन स्कीम आई थी मैन्युफैक्चरर के लिए, रेस्टोरेंट कैटरिंग वाले के लिए और ट्रेडर के लिए, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने एक चीज और इंट्रोड्यूस की कि आप अगर गुड्स और सर्विसेज में डील कर रहे हैं, तो आप अपने टर्नओवर का 6% टैक्स दीजिए और अपनी सारी बाधाओं से मुक्त हो जाइए। तो यहाँ पे कितना था, 1% ऑफ द टैक्सेबल टर्नओवर, यहाँ पे 5% ऑफ द टर्नओवर। अभी मैं आपको मतलब समझाता हूँ कहाँ पे दिक्कत आ रही है, ठीक है। 1% ऑफ द टर्नओवर। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे ना जब मैन्युफैक्चरर्स को ये कॉम्पोजिशन स्कीम मिली, अच्छी थी 1.5 करोड़ में, क्योंकि यहाँ पे ना, हाँ इधर ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये जो लिमिट है, यहाँ पे टर्नओवर की लिमिट है, 75 लाख, यहाँ पे टर्नओवर की लिमिट है 75 लाख एंड 1.5 CR। लेकिन यहाँ पे जो टर्नओवर की लिमिट है बेटे, यहाँ पे टर्नओवर की लिमिट है 50 लाख। यहाँ पे टर्नओवर आपका 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे टर्नओवर आपका 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और यहाँ पे टर्नओवर आपका 75 लाख और 1.5 CR रह सकता है, ठीक है। फिर कोई नई स्कीम में क्यों आना चाहेगा? एक मिनट मेरी बात जरा ध्यान से सुनते जाओ, फिर आपको सारी बातें क्लियर होती चली जाएंगी। मैन्युफैक्चरर था, अब मैन्युफैक्चरर ने बाइसाइकिल बनाई, तो जब उसमें कोई खराबी हो जाती थी तो लोग उसके पास वापस सही कराने भी आते थे। तो मैन्युफैक्चरर ने जब साइकिल बेची तो वो मैन्युफैक्चरर, लेकिन जब उसने साइकिल ठीक करके दे दी तो वो सर्विस प्रोवाइडर हो गया। तो जैसे वो सर्विस प्रोवाइडर होता था वो स्कीम से बाहर हो जाएगा, जैसे ही वो सर्विस प्रोवाइडर होएगा वो इस वाली स्कीम से बाहर हो जाएगा। समझ में आती है बात? इस वाली स्कीम से बाहर तो हो जाएगा। अब स्कीम से बाहर होते के साथ ही क्या करना उसे, भाई उसको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कराना और नॉर्मल तरीके से टैक्स लगेगा। तो इन लोगों ने कहा गवर्नमेंट जी कुछ तो हमें सर्विसेज भी अलाउड कर दो। तो गवर्नमेंट ने ना यहाँ पे सर्विसेज अलाउड की, कितनी अलाउड की इन्हें, 5 लाख रुपीज और 10% ऑफ लास्ट ईयर टर्नओवर, जो भी ज्यादा होगा उतने की सर्विसेज भी आप दे सकते हो। देखो एक तो सर्विस प्रोवाइडर है ही, कौन, रेस्टोरेंट कैटरिंग वाला, उसको तो छोड़ ही दो। अब दो बचे, कौन, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर। इन लोगों को कहा कि अगर तुम सर्विस भी देते हो तो सर्विस भी दे सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कितनी, 5 लाख और लास्ट ईयर का टर्नओवर का 10%, विच एवर इज हायर, इतने तक की तुम सर्विसेज दे सकते हो। लेकिन ये 1.5 करोड़ और 75 लाख वाली लिमिट में रहनी चाहिए। सर ये बार बार 1.5 करोड़ और 75 लाख क्यों बोल रहे हो? बेटे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, ठीक है ना, सिक्किम, त्रिपुरा और एक जगह और, मतलब 7 एक है, ठीक है ना, उनके लिए 75 लाख है। तो वहाँ पे अभी हम सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। नोट से दिखाऊंगा तो कुछ चीज़ें तो नोट की भी होनी चाहिए ना, ठीक। तो इनको कहा गया कि आप सर्विसेज दे सकते हो, लेकिन मैक्सिमम कितनी, 5 लाख और लास्ट ईयर के टर्नओवर का 10%। सपोज करो लास्ट ईयर का टर्नओवर है 70 लाख, तो उसके टर्नओवर का 10% कितना आ गया, 7 लाख। तो अगर जैसे ही किसी ने 7 लाख से ज्यादा की सर्विसेज दी, वो क्या होएगा, कॉम्पोजिशन स्कीम से आउट हो जाएगा। तो इस वजह से इन्होंने एक नई स्कीम बनाई। स्कीम क्या थी, 2A, कि आप गुड्स बेच रहे हो, गुड्स की ट्रेडिंग वगैरह मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या सर्विसेज दे रहे हो तो ये। लेकिन अगर मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड शब्दों में कहूँ ना, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड शब्दों में ये स्कीम जो है केवल और केवल सर्विस प्रोवाइडर वाले लोग ही अवेल करेंगे, ठीक है ना। तो एक तरह से सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी कॉम्पोजिशन स्कीम लाई गई कि अगर आपका टर्नओवर 50 लाख तक का है तो आप अपने टर्नओवर पे 6% का टैक्स दीजिए और सारी चिंताओं बाधाओं से मुक्त हो जाइए। समझ में आती है बात? तो कॉम्पोजिशन स्कीम में अब एक जो अल्टीमेट पॉइंट मेरा रह गया वो ये रह गया कि टर्नओवर का क्या मतलब है। सर देखो, टर्नओवर का मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 6 में एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब दे रखा है। उसके बाद जहां तक मेरे को याद आता है 247 एंड 2, तो यहाँ पे जो टर्नओवर दे रखा का मतलब दे रखा है ना सर, टैक्सेबल सप्लाईज लोगे आप। अच्छा जी, उसके बाद आप क्या कहते हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाई भी लोगे आप। अच्छा जी, उसके बाद आप एक्सपोर्ट वाली सप्लाई भी लोगे आप। अच्छा सर, और क्या लोगे सर? अगर आपने कोई इंटरस्टेट सप्लाई की है विद सेम पैन तो भी आप उसको अपने टर्नओवर में काउंट करोगे। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? स्टॉक ट्रांसफर सर। तो अगर आपने गुड़गांव से
दिल्ली अगर स्टॉक ट्रांसफर किया है तो उसे भी आपने एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट करना पड़ेगा जी। तो ये एग्रीगेट टर्नओवर था, लेकिन इन्होंने कहा माइनस कर दो, माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो सर, जो आरसीएम की परचेजेस की हैं। मैंने कहा भाई वो तो परचेजेस है, वो तो वैसे भी टर्नओवर में काउंट नहीं होनी थी। कहने लगे सर कई लोगों को ना दिमाग में खुराफात आ जाते हैं कि यार उस पर भी टैक्स पे किया था तो वो टर्नओवर में ना इंक्लूड हो जाए। तो आरसीएम वाली परचेजेस पे, आरसीएम वाली गुड्स एंड सर्विसेज जो भी आपने प्रोक्योर किए हैं उसको आपने टर्नओवर में नहीं लेना। होप सो मेरी बात क्लियर है। नेक्स्ट बात आती है कि एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड वाले कौन से होते हैं, एग्जेम्प्टेड गुड्स कौन से होते हैं बेटे। यहाँ पे ना निल रेटेड भी आते हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन से जो एग्जेम्प्ट कर दिए गए होते हैं वो भी आते हैं, नोटिफिकेशन पास करके जो एग्जेम्प्ट कर दिए गए होते हैं वो भी आते हैं, और इसके बाद ना यहाँ पे नॉन जीएसटी वाले भी आते हैं। सर नॉन जीएसटी वाले कौन से होते हैं बेटे, नॉन जीएसटी वाले वो होते हैं जिनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं होता, अल्कोहल, पेट्रोलियम क्रूड, ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो वो वाली सारी चीजें। अब देखो टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए ये सारी चीजें ली जाएंगी, मतलब एग्जेम्प्ट वाले जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगना, निल रेटेड जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगना, अल्कोहल वगैरह, पेट्रोलियम वगैरह जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगना, मतलब जीएसटी नहीं लगना, उनको भी एग्रीगेट टर्नओवर के पर्पस से काउंट करना है, पिछले साल के लिए भी, इस साल के लिए भी। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो पिछले साल का जब टर्नओवर देख रहे होगे कि 75 लाख या 1.5 करोड़, तो उसमें ये सारी चीजें, मतलब पिछले साल टैक्सेबल टर्नओवर के, टैक्सेबल सप्लाई कितनी थी पिछले साल, इंटरस्टेट विद इन सेम टाइम कितना था पिछले साल आपका एग्जेम्प्ट सप्लाईज कितनी थी, जिसमें नॉन जीएसटी वाली, निल वाली, एग्जेम्प्ट वाली कितनी थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें पिछले साल के लिए भी देखनी है, इस साल के भी देखनी है। होप सो मेरी बात क्लियर हो गई। अब बात और समझना ध्यान से, जब आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई करोगे, कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई करोगे तो वो फॉर ऑल रजिस्ट्रेशन होगी। मतलब क्या सर? बेटे मेरा एक हिमाचल में नहीं जाता अभी, कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर ऑल रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि अगर मेरा दिल्ली में भी रजिस्ट्रेशन है, हरियाणा में भी रजिस्ट्रेशन है, महाराष्ट्र में भी रजिस्ट्रेशन है, तो मेरे को हर स्टेट का कॉम्पोजिशन स्कीम में आ गया मैं। मतलब आप तीनों को मिला के, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, तीनों को मिला के, 3 जगह रजिस्ट्रेशन है, टर्नओवर तीनों का मिला के 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, इसमें 50 लाख का है, इसमें 40 लाख का है, ठीक है, और इसमें 10 लाख का है, ठीक है, कितना हो गया? 1 करोड़ रुपए हो गया। इसको अपनी स्टेट का टैक्स देना पड़ेगा, इसका 1%, इसको अपनी स्टेट का टैक्स देना पड़ेगा 1%, और इसको अपनी स्टेट में तो अपनी अपनी में देना पड़ेगा ना। रजिस्ट्रेशन अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में कराया है तो सारा। अच्छा सर अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट, क्योंकि अगर मैंने किसी स्पेशल कैटेगरी स्टेट में भी रजिस्ट्रेशन करा रखा और मेरी नॉर्मल स्टेट में भी है, मतलब क्या, एक रजिस्ट्रेशन ऐसी स्टेट में जहाँ पे कॉम्पोजिशन स्कीम की लिमिट 75 लाख है और एक रजिस्ट्रेशन ऐसी स्टेट में जहाँ पे 1.5 करोड़ है, तो लिमिट कौन सी मानी जाएगी, 1.5 करोड़ या 75 लाख? 75 लाख मानी जाएगी उस केस में, ठीक है। उसके अलावा आईटीसी तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अब अपनी पॉकेट से टैक्स पे करना है, तो नो आईटीसी, ठीक है। और एक पॉइंट और ध्यान दो, अगर आई एम सेलिंग माई गुड्स थ्रू इको, ठीक है ना, सेलिंग सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज थ्रू इको, जो कि मेरा सेक्शन 52 में टीडीएस काटता है, सेक्शन 52 में टीडीएस काटता है, देन इन दैट केस आई एम ऑल्सो नॉट एलिजिबल इन दिस कॉम्पोजिशन स्कीम, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपके साथ की। अब ये बातें मैंने यहाँ पे क्यों लिखी, क्योंकि कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिशन स्कीम चाहे 10(1) की हो, चाहे 10(2)(a) की हो, ये सारी कंडीशन सबके ऊपर एप्लीकेबल होती है। ये जो मैंने कहा था एक नोटिफाइड गुड, तो अगर आप नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। आई स्कीम वगैरह था, हेरिटेज वाटर, अभी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहा है कि अगर मैन्युफैक्चरर है तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। इसका मतलब अगर इन गुड्स के ट्रेडर हैं आप, तो कॉम्पोजिशन स्कीम मिल सकती है, ठीक है। अब मेरी बात जो मेन रह गई है वो एग्रीगेट टर्नओवर की रह गई है। एग्रीगेट टर्नओवर मैंने आपको बताया क्या, टैक्सेबल गुड्स आएंगे, टैक्सेबल सप्लाईज आएंगी, एग्जेम्प्ट सप्लाईज आएंगी, एक्सपोर्ट आएगा और इंटरस्टेट विद इन द सेम पैन वो भी आएगा।
अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटे। तो ये एग्रीगेट टर्नओवर आपने कहाँ कहाँ देखना है? एग्रीगेट टर्नओवर आपने पिछले साल की काउंटिंग के लिए देखना है, इस साल की काउंटिंग के लिए देखना है, ठीक है ना। अब टैक्स पे करते हुए भी ये टर्नओवर देखना है, लेकिन वो टर्नओवर विद इन द स्टेट देखना है, टर्नओवर विद इन द स्टेट। जैसे दिल्ली का 50 लाख रुपए, हरियाणा का 40 लाख रुपए और महाराष्ट्र का 10 लाख रुपए। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, इसमें माइनस एक चीज और करनी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हम जब सर्विसेज की एग्जामिशन लिस्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक सर्विस दे रखी है कि अगर लोन या एडवांस दिया जाता है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है, क्योंकि लोन और एडवांस देना भी एक तरह की सर्विस है और उसके बदले में कंसिडरेशन क्या मिली? इंटरेस्ट मिला, दैट इज ऑल्सो अ सर्विस। लेकिन इस सर्विस को जीएसटी में एग्जेम्प्ट रखा गया, एग्जेम्प्ट रखा गया, लेकिन है तो सर्विस ना। और यहाँ पे एग्जेम्प्ट सर्विसेज लेनी होती है, यहाँ पे देखो एग्जेम्प्ट सर्विसेज लेनी होती है, ठीक है। तो हर जगह ये बोलेगा कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए, सिर्फ और सिर्फ कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन यही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए बोलेगा कि माइनस कर देना वो वाला इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांसेस, माइनस कर देना जब भी टर्नओवर की काउंटिंग करोगे। मतलब क्या? एग्रीगेट टर्नओवर लास्ट ईयर का देखो, इस साल का देखो, टर्नओवर विद इन द स्टेट का देखो, तो आपने क्या करना है? ये इंटरेस्ट माइनस करना है। सर एक बात समझ में नहीं आई, आपने कहा इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में हो, तो एग्रीगेट टर्नओवर देख ही क्यों रहे हो? एग्रीगेट टर्नओवर में तो इंटर स्टेट आएगी ना। तो बेटे मैं वही आपको समझाने की बात कर रहा हूं, वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करने के लिए एक बार इंटरेस्ट रेट देखेगा, टैक्सेबल सप्लाई सारी देखेगा, लेकिन जब आप कॉम्पोजिशन स्कीम अवेल कर लेंगे तो आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, और जितने भी टर्नओवर है उसमें आपका इंटरेस्ट वाला नहीं आएगा। तो मैं कहता हूं कि सपोज करें, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं एक एग्जाम्पल ड्राफ्ट करने की कोशिश करता हूं, ये रहा मेरा 21 22 और ये रहा मेरा 20, ठीक है। अब मेरा इस साल का टर्नओवर, लेट से इस साल का टर्नओवर है मेरा 1.75 सीआर, 1.75 सीआर, और इसमें से 20 लाख, इसमें से 45 लाख का मेरी इंटरेस्ट इनकम है, 45 लाख की इंटरेस्ट इनकम है। तो मैं जब करंट ईयर में, मतलब जो मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर है 21 22 में आके, जब मैंने देखना कि पिछले साल का टर्नओवर मेरा 1.5 करोड़ से ज़्यादा तो नहीं हुआ, मैं कंपोजिशन स्कीम ले सकता हूँ या नहीं ले सकता? तो आपको एक बार को प्राइमा फेसी लगेगा 1.5 सीआर, तो नहीं ले सकते। लेकिन क्योंकि इसमें इंटरेस्ट है, 45 लाख का, तो वो माइनस कीजिए, ये आया 1.35 सीआर। अगर 1.35 सीआर मतलब लेस देन 1.5 करोड़ हो गया, देन इन दैट केस अब वो क्या कह रहा है कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं। मैं भी आपको यही समझाना चाह रहा था। अब मैं आपको करंट ईयर की बात बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना जो बात बताने जा रहा हूँ, पिछली बात को कवर करते हुए इस बात को पूरा करूँगा। पहली बात मैंने कहा, इस साल का टर्नओवर है आपका 1.75 सीआर, और आपका 45 लाख का माइनस हो गया तो 1.35 सीआर रह गया। ये बात समझ में आ गई। अब करंट ईयर का टर्नओवर बहुत ध्यान से सुनिएगा, करंट ईयर का टर्नओवर है अगर आपका लेट से महाराष्ट्र, दिल्ली और कहाँ का, यूपी का मिलाकर, ठीक है, यहाँ का हो गया 50 लाख, यहाँ का हो गया 40 लाख और यहाँ का हो गया 10 लाख, कितना हो रहा है? 1 सीआर हो रहा है। तो ये भी 1.5 करोड़ से ऊपर नहीं जा रहा, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में रहेंगे। अब मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे 10 लाख, यहाँ पे 5 लाख और यहाँ पे 2 लाख, ठीक है, ये सारी इंटरेस्ट इनकम है, ये सारी इंटरेस्ट इनकम है। तो ये 40 लाख, ये 35 लाख और ये 8 लाख, इस पे टैक्स देगा, इस पे टैक्स देगा। ये बात समझ में आई? क्लियर है? होप सो क्लियर है। नहीं हो कमेंट बॉक्स में डालना, लाइक मारो, जिससे कि कम से कम ये तो पता चले आप लोग वीडियो देख रहे हो। अब आगे, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, एक एक्सप्लेनेशन दे रखी है और वो एक्सप्लेनेशन को मैं क्लियर करना चाहूंगा, ठीक है। 20 21 22 यहाँ पे आपका टर्नओवर था 1.2 सीआर, तो आपको फाइनेंशियल ईयर 21 22 में कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगी। ध्यान से सुनना, कॉम्पोजिशन स्कीम 1.5 करोड़ तक, ठीक। अब आपने, अभी तक आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ,
मैं ये मान के चल रहा हूँ पिछले साल ये मान, चलो ऐसा करते हैं, नो बिजनेस, आप कोई बिजनेस ही नहीं कर रहे थे तो आपने कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया। ऑब्वियस सी बात है, क्यों, जब बिजनेस ही नहीं कर रहे थे, या फिर मैं कहूँ कि आप नॉन जीएसटी वाले गुड्स में ट्रेडिंग वगैरह कर रहे थे तो आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा रखा। अब मैं ये कह रहा हूं कि 21-22 में आकर आपने टैक्सेबल सप्लाईज करनी शुरू की, तो आपकी टैक्सेबल सप्लाईज पूरे साल हुई है, पूरे साल हुई है सर। और ध्यान से सुनिएगा, पूरे साल में आपकी टैक्सेबल सप्लाई हुई है 1.45 CR, 1,45,00,000 रुपए की वो आपकी सारी की सारी सप्लाईज हुई है। ध्यान से सुनिएगा, अब आपका थ्रेशोल्ड भी तो आता है, और मैं मान के चलता हूं कि आप 20 लाख वाली स्टेट में, तो आपका पहले तो 20 लाख माइनस हो जाएगा और बचा 1.25 CR। जब आपकी कॉम्पोजिशन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब आपकी कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए टर्नओवर काउंट होना है तो ये वाला काउंट होएगा सर। थ्रेशोल्ड इसमें से माइनस करके तो काउंट होना चाहिए, नहीं, एक्सप्लेनेशन 1 और 2 इसी बात को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। जब आपकी कॉम्पोजिशन का टर्नओवर काउंट होना है तो फाइनेंशियल ईयर में पूरी जो सप्लाई हुई, टर्नओवर जो सप्लाई हुई है वो पूरा काउंट होएगा, जो विद इन थ्रेशोल्ड वाला भी काउंट होएगा आपका, ठीक है। तो आपका ये वाला टर्नओवर, ये वाला 1.45 CR आपका देखा जाएगा, क्योंकि अगर आपने गलती से भी इसको ले लिया तो आप सोचोगे कि आपका 25 लाख अभी और है, 25 लाख का गैप और है, जबकि ऐसा नहीं है, आपका सिर्फ 5 लाख का गैप है, कॉम्पोजिशन स्कीम को हट जाएगी 5 लाख ऊपर होते के साथ ही। दूसरी बात, अब और ध्यान से सुनो, अब मैं क्या कह रहा हूं, आपका 20 लाख यहां पे ओवर हो गया था, 20 लाख यहां पे ओवर हो गया था, और 1.25 CR यहां पे सेल किया आपने, 1.25 CR यहां पे सेल किए। अब जब मैं आपसे टैक्स मांगूंगा विद इन द स्टेट, वो तो 20 लाख पे नहीं मांगूंगा ना, वरना थ्रेशोल्ड लिमिट का फायदा ही क्या, तो वो किस पे मांगूंगा आपसे टैक्स, वो केवल इस पे मांगूंगा। एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम 1 अप्रैल से देखोगे, लेकिन जब टैक्स पे करने की बात आएगी तो थ्रेशोल्ड वाला निकाल के बाकी देखोगे, ठीक है। तो ये है कॉम्पोजिशन स्कीम। तो 20-25 मिनट में हमारी पूरी रिवाइज हो गई है। फटाफट मैं नोट्स को गो थ्रू करते हुए कुछ चीजें पेंडिंग रह गई होंगी तो वो करा देता हूं। आ जाओ जी, ये तो शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं मैंने, मैं ये वाले नोट्स का लिंक कोशिश करता हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाए, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। जरा ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये आपकी 10-1 शुरू हो रही है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेन इन दिस एक्ट। देखो बेटे, कल को जब प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे वहां पे मेरे नोट्स या किसी टीचर के नोट्स नहीं मिलेंगे, वहां पे अल्टीमेटली खुद ही पढ़ना है। तो वहां पे एक्ट में क्या लिखा हुआ है एक बार वो भी तो देख ले, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेन इन दिस एक्ट बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 9394, मतलब आपको रिवर्स चार्ज तो फिर भी लगेगा। whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed 50 लाख। सर आप तो 75 लाख और 1.5 करोड़ की बात कर रहे हो बेटे, ये देखो नोटिफिकेशन पास हुई है और उन्होंने कहा फॉर द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, अबव लिमिट है 75 लाख एंड रेस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड यूटी के लिए ये लिमिट कितनी है 1.5 CR, ठीक है जी बेटे। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो क्या कहा हुआ है, मैन्युफैक्चरर के लिए कितना कहा हुआ है 0.5 ऑफ द टर्नओवर, तो 1% टोटल CGST मिला के, ठीक है। अब यहां पे देखना इसके लिए भी है 2.5% ऑफ द टैक्सेबल टर्नओवर, लेकिन जो ट्रेडर है उनके लिए लिखा हुआ है टर्नओवर ऑफ अ टैक्सेबल सप्लाईज। मतलब क्या बेटे, ध्यान से, जब हम लोगों ने एग्रीगेट टर्नओवर की बात की, तो जब टर्नओवर की बात करेंगे ना, तो इस 50 लाख में, जरा ध्यान से सुनो, इस 50 लाख में, इस 50 लाख में अगर 15 लाख, ये जो 40 लाख बचा है इसकी बात करते हैं, इसमें 15 लाख की एग्जेम्प्ट सप्लाई भी है, तब भी मेरे को टैक्स जो देना पड़ेगा वो पूरे 40 लाख पे देना पड़ेगा। कितने पे देना पड़ेगा, 40 लाख पे देना पड़ेगा। लेकिन ट्रेडर के लिए ये बेनिफिट है, ट्रेडर के लिए ये बेनिफिट है कि जो टैक्सेबल टर्नओवर होगा, मतलब क्या, अगर ट्रेडर होता है इसकी जगह तो केवल और केवल अपने 25 लाख पे ही टैक्स पे करता। तो ट्रेडर के लिए बेनिफिट है, उसको 1% ऑफ द टैक्सेबल टर्नओवर ही देना पड़ेगा, जबकि रेस्टोरेंट वाला
और मैन्युफैक्चरर अपने टोटल टर्नओवर के ऊपर टैक्स देते हैं। ठीक है जी। अब आगे चलें। ये प्रोवाइडेड वाली बात वो हो गई जो मैंने आपको कहा कि आप मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, लास्ट ईयर के 10% ऑफ द टर्नओवर, लास्ट ईयर के 10% ऑफ द टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर तक की सर्विसेज भी आप दे सकते हैं, लेकिन वो विद इन द लिमिट होनी चाहिए, विद इन द लिमिट ऑफ 1.5 CR और 75 लाख। नेक्स्ट, उसके बाद कौन कौन से गुड्स हैं जिनके ऊपर आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी? आइसक्रीम, पान मसाला, एरेटेटेड वाटर, ऑल गुड्स, टबैको और टबैको मैन्युफैक्चर गुड्स। उसके बाद फ्लाई ऐश, ये जो यहाँ पे स्ट्राइक आउट वर्ड आ रहे हैं ये आपके लिए हैं, मतलब आपके लिए स्ट्राइक आउट नहीं है, ये मे 23 वालों के लिए एप्लीकेबल होंगे। फ्लाई ऐश, ब्रिक्स, फॉसल्स, मील्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्दन एंड रूफिंग टाइल्स, तो इनके ऊपर कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, तो इनका गुड्स का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद कॉम्पोजिशन स्कीम कब नहीं मिलती? अगर आप सर्विसेज देंगे। कौन सी सर्विसेज देंगे भाई? रेस्टोरेंट वालों के अलावा कोई भी सर्विसेज देंगे तो, लेकिन अब हमने आपको 10% की लिमिट भी अलाउ कर दी है, अप टू 10% ऑफ द लास्ट ईयर टर्नओवर और 5 लाख। उसके बाद आप एंगेज नहीं होने चाहिए उन गुड्स में जो कि जीएसटी लेवेबल नहीं है। उसके बाद आपने इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते, आप गुड्स इको के थ्रू नहीं बेच सकते। हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट TCS फ्रॉम यू, ही इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ द स्पेसिफाइड गुड्स नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, वो मैंने आपको ऊपर बता दिया। ही इज नाइदर अ CTP नॉर NRTP। ठीक है जी। उसके बाद अगर आपका मोर देन 1 रजिस्ट्रेशन है तो कॉम्पोजिशन स्कीम सारे पेन्स के लिए, सारे रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेबल होगी। और उसके बाद आया 2A जिसमें आपको 50 लाख की लिमिट दे दी, 50 लाख की लिमिट दे दी कि आप, और नॉट एक्सीडिंग 3%, 3 + 3, जीएसटी पढ़ रहा हूँ ना, तो 3 + 3 6% हो गया। ठीक है, कंडीशन यहाँ पे भी वही है, आप वो वाले गुड्स और सर्विसेज नहीं दे सकते जो नॉट लेवेबल टू GST है, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते आप। ठीक है, इको के थ्रू नहीं दे सकते जो TCS काट रहा हो आपका, गुड्स और सर्विसेज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, NRTP और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए ये स्कीम अवेलेबल नहीं है। तो सारी चीज़ें वही सेम है, इसीलिए मैंने वो कॉमन पॉइंट नीचे बता दिए थे। उसके बाद एग्रीगेट टर्नओवर की बात मैंने की, एग्रीगेट टर्नओवर की नीचे, अच्छा ये वाला पॉइंट देख लो, अ पर्सन टू हुम द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 और 2A अप्लाइज शैल नॉट कलेक्ट एनी टैक्स फ्रॉम द रिसिपिएंट नॉर ही शैल बी एंटाइटल्ड टू एनी क्रेडिट। ठीक है, तो सबसेक्शन 4 में ये बात स्पेशली लिखी हुई है, कई बार आपको अपने प्रिंसिपल के सामने देख के उसे बताना पड़ सकता है, तो सबसेक्शन 4 में लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है लेकिन फिर भी आप कॉम्पोजिशन स्कीम अवेल कर रहे हैं, तो उस केस में आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है और सेक्शन 73 और 74 के प्रोविजन से अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, अब आता है एक्सप्लेनेशन 1 और 2। कंप्यूटिंग द एग्रीगेट टर्नओवर shall include the values of supply by such person from first day of April financial year up to the date when he becomes liable for registration under this act। मतलब जो थ्रेशोल्ड वाली लिमिट है वो भी कंप्यूटेशन एग्रीगेट टर्नओवर में गिननी पड़ेगी, बट शेल नॉट इंक्लूड वैल्यू ऑफ सप्लाई और सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडेड लोन और डिपॉजिट्स एडवांसेस इन सो फार एज द कंसिडरेशन रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट। ठीक है, और ये वाली बात भी और देख लेना सर, क्या कहता है, डिटरमाइनिंग द टैक्स पेबल। टैक्स पेबल के लिए जो टर्नओवर काउंट करना पड़ेगा वो कह रहा है शैल नॉट इंक्लूड क्या, सप्लाईज फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मेरी बात चाहे रिवाइंड करके देख लेना, लेकिन देख लेना, समझ में आ जाएगी बात, क्वेश्चन अटक सकता है इस चीज़ों पे। ठीक है ना, अप टू द डेट व्हेन सच पर्सन बिकम्स द लायबल फॉर द रजिस्ट्रेशन, उस अमाउंट पे थ्रेशोल्ड वाली लिमिट टर्नओवर के लिए काउंट होएगी लेकिन टैक्स पेमेंट के लिए काउंट नहीं होगी। एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सटेंडेड डिपॉजिट लोन्स जिसके लिए कंसिडरेशन इंटरेस्ट और डिस्काउंट होता है। ठीक है जी, तो सर्विस प्रोवाइडर के लिए ये स्कीम अवेलेबल नहीं है, ये पॉइंट तो काट ही देना चाहिए क्योंकि अब तो 2A आ गया मेरे पास। ठीक है ना, कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, आपकी मर्जी, आप आए ना आए। ठीक है, कॉम्पोजिशन स्कीम इन चीज़ों के लिए नहीं मिलती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह के लिए। मल्टीपल रजिस्ट्रेशन होंगे तो आपको सबके लिए ही कॉम्पोजिशन स्कीम अवेलेबल करानी पड़ेगी। आप ये नहीं कर सकते कि एक के लिए लें एक के लिए ना लें। नॉट एंटाइटल टू
इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है ना। हाउएवर इफ द टैक्सेबल पर्सन बिकम द इनएलिजिबल to remain under composition scheme, the taxable person will become entitled to the input tax credit in respect of the इनपुट हेल्ड। ये बेटे सेक्शन 18 के आसपास हम पढ़ेंगे जब इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर पढ़ रहे होंगे। तो जिस दिन आपकी कॉम्पोजिशन स्कीम हट जाती है उस दिन पे जो आपके कैपिटल गुड्स होते हैं और जो स्टॉक आपका पड़ा होता है, स्टॉक का तो पूरा का पूरा क्रेडिट मिल जाता है, और जो कैपिटल गुड्स होते हैं उसका भी 5% पर क्वार्टर माइनस करके आप क्रेडिट ले सकते हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम नॉट एप्लीकेबल फॉर द टैक्स पेबल, ये बात आपको बता दी है, बाकी सारी चीज़ें हो गई। तो आज मैंने 30 कितने टाइम हो गए भाई, 35 मिनट में मेरा ये पूरा कॉम्पोजिशन स्कीम रिवाइज हो गया है। मैं नोट्स का लिंक देने की कोशिश करूँगा कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।